सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। इतनी जल्दी भी क्या है, मैंने बड़े सब्र से काम लेते हुए कहा। मकान तो दोबारा तामीन करना ही है सर, फिर देर करने से क्या फायदा। आबद बोला, आप सिर्फ अपनी मंजूरी दे दें, बाकी हमारा काम होगा। ठीक है, मैंने टालने की खातर कहा। आप नक्शा मेरे पास रहने दें, मैं उसे आराम से देख लूंगा। वारसी और आबद के जाने के बाद आरफा आ गई। कैसे हैं आप, मैंने पूछा। 2-3 दिन में तो मेरे लिए बहुत सारे फोन आए होंगे। जी हाँ, मैंने लिस्ट बना रखी है। कोई खास नोयत की कॉल तो नहीं थी? जी नहीं, लेकिन कोई माँ रुख साहिबा आपको मुतअद्दिद बार फोन कर चुकी हैं। आरफा ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। कल तो मुझसे उलझ भी गई थी, आपका फोन नंबर मांगने पर इसरार कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। आई एम सॉरी मिस आरफा, मैंने जल्दी से कहा। बड़ी शख्सियतों की बातें भी बड़ी होती हैं, उनकी हमदर्दी का ढाब भी निराला होता है। बहरहाल अगर आपने उनकी किसी बात का बुरा माना है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई खातून है सर, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। आरफा ने कुछ ऐसे अंदाज में सवाल किया कि मैं चौंके बगैर ना रह सका। मुमकिन है कि मेरा वहम हो, लेकिन मुझे उसके लबो लहजे के अंदर रकाबत का जज्बा महसूस हुआ था। आपने सुलेमान शाह का नाम जरूर सुना होगा, बड़ी तोप किस्म की शख्सियत है। मारूफ उन्हीं की मिसेज का नाम है। आई सी, आरफा ने कहा। जब ही गुफ्तगू करते वक्त भी उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और मैंने कोई जवाब देना चाहता था कि फोन की घंटी बजी। काल चौका एक्सचेंज नंबर पर थी, इसलिए आरफा ने उसे रिसीव किया और फिर उसके चेहरे पर यकलक एक नागवार सा तासर उभर आया। होल्ड करें प्लीज, उसने माउथ पीस हाथ रख में रखकर मुझे मुखातब किया। सर, मारूख साहबा की कॉल है। और एक बार फिर मुझे आरफा के लहजे में तलखी का एहसास हुआ, और लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए रिसीव ले लिया। हेलो, शहबाज स्पीकिंग। ज़हे किस्मत ज़हे नसीब के 2 दिन बाद आपकी आवाज तो सुनने को मिली। दूसरी जानब से मारूफ ने बड़ी बेतकल्फी से कहा। जी हाँ, वो दरअसल मुझे मालूम है कि गालबन आपके किसी दुश्मन या शर पसंद ने आपकी कोठी को आग लगा दी है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मारूफ ने कुछ अजीब अंदाज में कहा। मेरे नाम पर 2-3 कोठियां हैं, आप हुक्म दें तो मैं खुद हाजिर हो जाऊं। इस बहाने से मुलाकात भी हो जाएगी और आप चलकर कोई कोठी पसंद कर लीजिए, मैं उसे आपके नाम करके खुशी महसूस करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कोठी इतनी मामूली शय भी नहीं होती जो मुफ्त में किसी को बेतौरे तोहफा दे दी जाए, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मिस्टर शहबाज, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, फरमाइए। मैं घुमा फिना कर बात करने की आदी नहीं हूँ, उसने बेतकल्फी का इज़हार किया। इस हाथ दे उस हाथ ले की कायल हूँ, मैं समझा नहीं। यूं समझ लीजिए कि जो कोठी मैं आपके नाम करूंगी वो मेरे लिए आपसे ज्यादा कीमती नहीं होगी। मारूफ ने जज्बाती लहजे में कहा। आपने वो मिसाल तो जरूर सुनी होगी कि हीरे की कदर सिर्फ जोहरी जानता है। ये आपका ख्याल है, वरना मैं। प्लीज माय डियर शहबाज, मारूफ ने मेरा जुमला काटते हुए एक सर्द आह भरकर कहा। मैं आपके मुंह से भी आपकी बुराई सुनना गवारा नहीं करती। आरफा मेरे सामने बैठी मुझे कुछ अजीब मैनीखेज निगाहों से देख रही थी। मारूफ के जवाब पर गड़बड़ा सा गया। वो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके बहके हुए लहजे का अंदाज महसूस कर रहा था। क्यों, आप खामोश क्यों हो गई? सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, मैंने सपाट लहजा इख्तियार किया। छोड़िए इन फजूल और रस्मी बातों को, उसने बेपरवाही से कहा। ये बताइए कि आज शाम आपका क्या प्रोग्राम है? दफ्तर से उठकर सीधा घर जाऊंगा, हमारे गरीब खाने को भी अपना घर समझिए। मारूफ ने मस्ती भरे लहजे में जवाब दिया। शाम की चाय और रात का खाना अगर आप मेरे साथ खाएं तो मैं इससे अपनी इज्जत और अफजाई समझूंगी। फिर कभी सही, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। अभी अम्मी का गम ताज़ा है, इसलिए मैंने आपके तमाम आउटडोर प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं। एक शर्त पर आपको छुटकारा मिल सकता है, हुक्म दीजिए, मैंने दिल पर जबल करके कहा। जब भी आपको फुर्सत मिले मेरे गरीब खाना को जरूर रौनक बख्शेंगे। मैं इसी वादा पर खुद को बहला लूंगी।
मारूख ने शराफत की तमाम हदूद को फलांगते हुए कहा, लेकिन बकौले गालिब ऐसा ना हो कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, जो गम से मर न जाते अगर एतबार होता। इतनी मायूसी भी अच्छी नहीं। मैंने कहा, फुर्सत मिलते ही हाजिरी दूंगा। रसूल रखकर मैंने आरफा की जानब देखा तो मुझे कुछ यूं महसूस हुआ जैसे उसे मेरे महरूफ के साथ बातें करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन वो खामोशी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी मैं कुछ देर तक उस तगय्युर पर गौर करता रहा, फिर दफ्तर के कामों में मसरूफ हो गया। शाम को उठते वक्त अचानक मुझे दानिश का ख्याल आया। मुझे उससे कोई काम नहीं था, बस चलते चलते यकलक ये ख्याल जहन में उभरा कि सवाए दानिश के हमले के तमाम अफराद ने 2 रोज की गैर हाजिरी के बाद दफ्तर आने पर मेरी खैरियत दरियाफ्त की। मेरे जहन में वसवसे पैदा होने लगे। हो सकता था कि पुरइसरार तागूती कुव्वतों को इस बात का इल्म हो कि पांडे के प्रोजेक्ट को उड़ाने की खातर दानिश ने अहम किरदार किया था, और अब मेरे मकान के साथ साथ उन गंदी कुव्वतों ने कहीं दानिश को भी अपने अताब का निशाना तो नहीं बना दिया हो। और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे का ऐलान कर रही थी और मैंने इंटरकॉम पर आरफा से राब्ता कायम किया। सर, दूसरी जानब से आरफा की सपाट आवाज उभरी कि आपने आज दानिश को देखा था? जी नहीं। प्लीज, मैंने जल्दी से कहा, आप गोडाउन पर फोन करके उसके बारे में दरियाफ्त करें, मुझे एक जरूरी काम पेश आ गया है। आरफा के बाद मैंने आबद और वारसी से भी दानिश के बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों ने भी इसी ख्याल का इजहार किया कि वो आज हेड ऑफिस में नहीं देखा गया। और मैंने उन दोनों से भी कहा कि वो फोन के जरिए फौरी तौर पर उसको तलाश करने की कोशिश करें। कोई खास काम है सर? वारसी ने पूछा। जी हाँ, ठीक है सर, मैं उसे तलाश करता हूँ। मिस्टर वारसी, 1 मिनट, मैंने तेजी से कहा। दानिश आजकल क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था? मास्टर टोनी को पेश आने वाले हादसे के बाद से उसने खुद को बहुत मसरूफ कर लिया है। सारा दिन आउटडोर की देखभाल करता है और मुझे बाकायदा उसकी रिपोर्ट देता है। आज उसका कोई फोन आया था? जी नहीं, वारसी ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं दूसरे अफराद से भी मालूम करता हूँ, हो सकता है उसकी कॉल किसी और ने रिसीव की हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गुज़श्ता 2 रोज से दानिश का कोई फोन नहीं आया। मिस्टर वारसी, मैंने वारसी की फराहम करदा इत्तला पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, किसी आदमी को फौरी तौर पर दानिश के घर रवाना करें और तमाम साइट पर भी फोन करके मालूम करें कि वो इस वक्त कहाँ है। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं सर, वारसी ने मेरे लबो लहजे से मेरी कफियत का अंदाजा लगाते हुए कहा। क्या दानिश से कोई जरूरी काम पेश आ गया है? आप किसी आदमी को इसके घर रवाना करके मेरे पास आ जाएं। मैंने इंटरकॉम का रसूल रखा और फिर उठकर टहलने लगा। मेरे जहन में परेशान कुछ सवालात उभर रहे थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दानिश जरूर किसी सानहे से 2-4 हुआ है, वरना वो ड्यूटी के मामले में हमेशा पाबंदी का खास ख्याल रखता था। और 2 मिनट बाद ही वारसी ने कमरे में दाखिल होकर मुझे इतला दी कि एक शख्स को दानिश के घर रवाना किया जा चुका है। मिस्टर वारसी, क्या दानिश शादीशुदा है? जी नहीं, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वो रहता कहाँ है? किराए के एक मकान में, जहां उसके अलावा 2-4 आदमी और भी रहते हैं और मिल बांट कर मकान का किराया अदा करते हैं, वारसी ने कहा। और फिर दोबारा उसने मुझसे सवाल किया, आपको इस वक्त अचानक दानिश की क्या जरूरत पेश आ गई? मेरा मतलब है कि किसी और आदमी को। मिस्टर वारसी, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, आप शायद एक अहम हकीकत को फरामोश कर रहे हैं। मैं समझा नहीं सर। 2 रोज पहले ही मेरे मकान को आग लगाई गई थी और आप लोगों के बयान के मुताबिक दानिश 2 रोज से ही गायब है। आई सी, वारसी ने संजीदगी से जवाब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी वालदा को बचाने की खातिर मकान के अंदर गया हो? और फिर वो बहुत जज्बाती और जोशीला जवान है सर। प्रमोशन के बाद से तो वो कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था अपने कामों में। मैं भी कुछ ऐसी ही बातें सोच रहा हूँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। टोनी की तरह वो भी जान पर खेल जाने का आदी है। 1 घंटे के तवील और आसाब शिकन इंतजार के बावजूद दानिश का कोई पता नहीं चला और मेरी तशवीश में हर लम्हा अजाफा हो रहा था। साइट पर काम करने वाले अमले का भी यही बयान था कि जिस रोज मेरे मकान को नजर आतिश किया गया, उस रोज से दानिश उन्हें भी नजर नहीं आया। आरफा ने भी तमाम मुमकिन जगहों पर फोन करने के बाद यही जवाब दिया और मेरे ऑफिस में इस वक्त
वारसी और आबद के अलावा आरफा भी मौजूद थी। मुझे उस शख्स का इंतजार था जिसे दानिश के मकान पर रवाना किया गया। सर, आरफा ने मेरी परेशानी को महसूस करते हुए कहा, हो सकता है कि दानिश बीमार हो या फिर उसे किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया हो और वह अपनी रवानगी की इत्तला ना कर सका। मैंने इन खतूत पर भी सोचा था, लेकिन दानिश अगर कहीं बाहर गया होता तो अब तक वो कम से कम मिस्टर आबद या वारसी को अपने अबाउट्स की इत्तला जरूर दे चुका होता। उसके अलावा और क्या बात हो सकती है? आरफा ने दबी जुबान में पूछा। मैं कोई जवाब देने वाला था कि आबद का वो मतहत कमरे में दाखिल हुआ जिसे दानिश के घर रवाना किया गया था। कुछ पता चला दानिश का? आबद ने पूछा। जी नहीं सर, जिस मकान में दानिश ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी उसमें 5 आदमी और भी रहते हैं, जिनमें एक हमारी कंपनी का वर्कर भी शामिल है। उसके बयान के मुताबिक वो इस वक्त दानिश के साथ ही एक साइट पर काम कर रहा था जब दानिश को आपके साथ पेश आने वाले सानहे की इत्तला मिली और वो तमाम काम छोड़कर फौरी तौर पर चला गया था। उसके बाद से अब तक वो घर नहीं पहुंचा। दानिश कौन सी सवारी इस्तेमाल करता था? मैंने वारसी से पूछा। उसके पास मोटरसाइकिल थी सर, वारसी ने जवाब दिया। दफ्तरी कामों के सिलसिले में भी वो कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल करता था। उसका नंबर याद है आपको? मेरी परेशानी लम्हा बेलम्हा बढ़ती जा रही थी। 1007 1007 आबद ने कहा, और पुराने मॉडल की ट्रांसिफ है लेकिन बिल्कुल नई जैसी लगती है। मैंने फौरी तौर पर सिराज के नंबर डायल किए और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। दानिश मेरा कोई अजीज नहीं था, लेकिन वो एक वफादार और जानसार वर्कर था जो सिर्फ हुक्म की पैरवी करने का आदी था। उसकी नतायज की परवाह नहीं करता था। हेलो सिराज स्पीकिंग, मैं शहबाज बोल रहा हूँ, मैंने कहा और एक ही सांस में दानिश के सिलसिले में सारी तफसील दोहराता चला गया। मेरा ख्याल है कि आपने मोटरसाइकिल के जो नंबर बताए हैं वो इस मुतल्लका थाने में मौजूद है, सिराज ने कहा। मेगर भी वही है जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा एक बात और भी है। वो क्या? मैं फायर ब्रिगेड वालों के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद था, लेकिन अभी तक मुझे किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, सिराज ने कहा। आपके तमाम मुलाजिम भी सही सलामत हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दानिश कहाँ गया। उसे एक सवाल के जवाब ने मुझे बहुत उलझा दिया है कि आपके ख्याल में दानिश की गुमशुदगी में भी किसी तागूती कुव्वत का हाथ हो सकता है? नामुमकिन भी नहीं है, मगर उन कुव्वतों को दानिश से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया और फिर जल्दी से बात बताते हुए बोला, वो मास्टर टोनी का दस्ते राज था। हो सकता है उसे महज उसी जुर्म की सजा मिली हो। आपका क्या ख्याल है? क्या दानिश के सिलसिले में FIR दर्ज कर ली जाए? मेरा मशवरा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं, मैंने कुछ सोचकर कहा। मैं आपको दानिश की 4-5 फोटें रवाना कर रहा हूं। आप उसे थानों में अपने एतमाद के मातहतों को रवाना कर दें ताकि उसकी तलाश का सिलसिला फौरी तौर पर जारी हो सके। मैं समझा नहीं मिस्टर शहबाज, क्या आप ये चाहते हैं कि FIR के बगैर ही उसकी तलाश का सिलसिला जारी कर दिया जाए? जी हाँ। कोई वजह? सिराज ने अब इस बार पुलिस वालों की तरह जिरह की। अगर आपका अंदेशा दुरुस्त है तो मुमकिन है वो ताकते मुझसे दानिश के इवज कोई भारी कनिंग गैंग करने की कोशिश करें, मैंने जवाब पेश किया। FIR के बाद दानिश की जिंदगी को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। आई सी, सिराज ने मेरी दलील को महसूस करते हुए कहा। ठीक है, आप तस्वीरें भेज दें, मैं जाती तौर पर उस तफ्तीश को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन तागूती कुव्वतों से तो इस बात का पोशीदा नहीं रखा जा सकता। मेरा ख्याल है कि आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। जी हाँ, मैं रात को आपसे दोबारा राब्ता कायम करूंगा, मैंने रसीव रखते हुए आबद को हदायत की। आप दानिश की पर्सनल फाइल से उसकी जितनी तस्वीरें भी मिल सकें वो सभी अभी ले जाकर DSP सिराज को दे आएं। आबद के साथ ही वो आदमी भी बाहर चला गया जो दानिश की रिहाइशगाह से खबर लाया था। आपस में सिर्फ वारसी और आरफा रह गए थे। सर, वारसी ने दबी जुबान में कहा, आपने अभी कुछ ताकत के बारे में कहा था कि आपके ख्याल में किसी मुखालिफ पार्टी ने दानिश को अगवा करने की कोशिश की है। इस ख्याल को नजरअंदाज में नहीं किया जा सकता, मैंने बनाते हुए जवाब दिया। एक बात और भी मुमकिन है, आरफा ने इजहार ख्याल किया। हो सकता है दानिश को कोई हादसा पेश आ गया हो और वो खुदा न ख्वास्ता किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा हो, लेकिन पुलिस को उसकी मोटरसाइकिल
सही और सलामत हालत में मिली है। आप मेरा मतलब नहीं समझे सर, आरफा ने जल्दी से वजाहत की। मुमकिन है दानिश ने अपनी जान पर खेल कर आपके घर वालों को बचाने की कोशिश की हो, और बस मैं तेजी से कहा, और आपको ये शुबा मुमकिन है, हो सकता है। और फिर मैंने वारसी से बड़ी इजलत में कहा, प्लीज आप जरा मेरे मकान के करीब वाकया तमाम अस्पताल पर एक नजर डाल लें। राइट सर, वारसी ने जल्दी से उठते हुए कहा और फिर तेजी से दफ्तर से चला गया। सर, वारसा के जाने के बाद आरफा ने दबी जुबान में पूछा कि आप अभी कुछ देर बैठेंगे, कोई खास बात? जी नहीं, उसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मेरा मकसद ये था कि आपके रुकने का इरादा हो तो काफी तैयार कर दूं। आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, आपको सुकून की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आरफा, मैंने उठते हुए कहा। मैं अब चलूंगा। आपको अगर दानिश के बारे में कोई इतला मिले तो प्लीज मुझे नदीम के नंबरों पर जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं दफ्तर से उठकर सीधा घर गया, जहां नदीम मेरी अम्मी के साथ बैठा बातें कर रहा था। ये वक्त है तुम्हारे आने का, उसने मुझे देखते ही टोका। अभी तक हमने तुम्हारे इंतजार में चाय भी नहीं पी। सॉरी, मैंने बहाना बनाने की कोशिश की, एक जरूरी काम था इसलिए देर हो गई। चाय की मेज पर भी नदीम मेरी अम्मी की दिलजोई की खातिर उल्टी सीधी बातें सुनाता रहा, और फिर जब अम्मी चाय से फारग होकर अपने कमरे में चली गईं, तो नदीम ने संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा, अब बताओ क्या बात है? मैंने नदीम को दानिश के बारे में तफसीलात से आगाह किया तो वह भी सोच में पड़ गया। खासी देर किसी ख्याल में मुस्तगर्क रहा और फिर बोला, जे शंकर पांडे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या दानिश के अगवा में उसका हाथ नहीं हो सकता? उसे भला दानिश से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुमकिन है तागूती कुव्वतों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया हो। वो अगर चाहे तो दानिश की मौत के घाट भी उतार सकती थी। अगवा करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है? तुम्हें परेशान करना, नदीम ने अपनी मुंतक पेश की। अव्वल तो तुम इस बात को यकीन से नहीं कह सकते कि दानिश को अगवा ही किया गया होगा। मुमकिन है उसे ठिकाने लगाया जा चुका हो, और दूसरा ये कि अगर तुम पांडे जी को कतई बड़ी अज़मा समझ रहे हो तो मैं उसे तुम्हारी खुशफहमी ही कहूंगा। मगर बज़ाहिर पांडे ने अब तक जो किरदार अदा किया है उसमें किसी शक के गुंजाइश नहीं पैदा होती। ये तुम्हारी ना तजर्बाकारी है मेरी जान, नदीम ने मुस्कुराकर कहा, और फिर संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, तुमने चौंका अभी तक जिंदगी को करीब से नहीं देखा, इसलिए मेरे मुकाबले में तुम्हारा तजर्बा ना होने के बराबर है। मेरी ही मिसाल ले लो, तुम ना सही लेकिन ज्यादातर लोग मुझे इंतहाई शरीफ और ऊंची सोसाइटी का एक बाइज्जत फर्द समझते हैं। अंदर के हालात क्या हैं ये कम ही लोग जानते हैं। इसी तरह पांडे के बारे में भी तुम पूरे वसूख के साथ नहीं कह सकते कि वो तुम्हारे साथ दोगली चाल ना चल रहा हो। बिजनेसमैन यूं भी प्रोफेशनल जेलसी को खासा दिलकश महसूस करता है। हो सकता है पांडे भी अंदर ही अंदर तमाम काट कर रहा हो और ज़ाहरी तौर पर तुम्हारी दोस्ती का दान भर रहा हो, लेकिन दानिश जहां इंतकामी जज्बे होते हैं वहां इस किस्म के छोटे मोटे चुटकुले भी एक दूसरे को परेशान करने के लिए करने पड़ते हैं, नदीम ने कहा। जंग और मोहब्बत में आसाब को काबू में रखना सबसे अहम होता है। आसाब पर काबू ना रहे तो एक फरीक दूसरे फरीक को बाआसानी ज़ाहिर कर लेता है। पांडे के प्रोजेक्ट की तबाही, कोमल वर्मा के मकान का नीस्तो नाबूद होना इस बात का मुतकादी था कि तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचाया जाए जो तुम्हें पहुंच चुका है। रहा दानिश का मसला तो मेरा जाती ख्याल है कि उसे महज तुम्हारे आसाब को कमजोर करने की खातिर वक्ती तौर पर मंजर आम से हटा दिया गया। खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, नदीम ने कहा, और मेरी बात बहरहाल उस शख्स से ज्यादा मुस्तंद होगी जो फुटपाथ पर बैठकर तोते से फाल खुलवाता है। बेशतर लोग जानते हैं कि जो शख्स खुद फुटपाथ पर बैठा है उसे अपनी किस्मत का कोई हाल ना मालूम हो, वो भला दूसरों के लिए क्या पेशगोई कर सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना चाहिए या कोई जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? फिलहाल मैं एक बात को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ। वो क्या? तुम्हारे मकान की तबाही की इतला मुझे और तुम्हारे सरार साहब को किसी मर्द ने दी थी, जबकि तुम्हें खुद मोहनी ने फोन किया था। फिर तुम क्या नतीजा अखद करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने नदीम को गौर से देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि तागूती कुव्वतों के साथ अब कुछ इंसानी ताकतें भी हमारे खिलाफ सर उभार रही हैं, नदीम ने कहा, और फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला।
हो सकता है पांडे दीदा दानिस्ता तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, लेकिन काली ताकतों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया हो। उसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चौंका तुम उसके सबसे बड़े तिजारती हरीफ हो, इसलिए वो सामने आए बगैर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो, और ऐसी शक्ल में जबकि उसकी इब्तिदा हमारी तरफ से हुई है। वालिद साहब की मौत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद इससे ज्यादा कर गुजरता। नदीम ने बड़ी बेपरवाही से कहा। बहरहाल अब भी हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। नहीं, मैंने जल्दी से कहा, जब तक दानिश के सिलसिले में कोई पता ना चल जाए तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम्हारा ख्याल गलत है, मैंने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। मैं जानता हूं कि अपना दिफा करते हुए दुश्मन पर वार करने के मौसर तरीके क्या होते हैं। बहुत खूब, गोया अब तुम भी सने बलोगत की हद फलांग चुके हो। आज तुम्हारी मारूख का फोन आया था, मैंने मौजू बदलने की खातिर कहा। मुझे यकीन था कि वो ऐसा जरूर करोगी। नदीम, मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। तुम उसे इंसानी रूप में आदमखोर शेरनी भी कह सकते हो, जिसको एक बार इंसानी खून का मजा मिल जाए तो फिर वो हमेशा नत नए शिकार की तलाश में सरगर्म अमल रहती है। और मेरा ख्याल है कि तुम उसके लिए ना सिर्फ ये एक जानदार बल्कि नाकसीर अशकार भी साबित होगे। उसने मुझे अकेले में घर आने की दावत दी है। मैंने नदीम को छेड़ा। चश्मे मारोशन, दिले माशाद, वो बेपरवाही से बोला। मेरा रंग चौंका खुलता हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे हक में रकीबे रूसिया साबित नहीं होगा। पहली ही मुलाकात के बाद वो इस तरह खुलकर बेतकल्फी का इजहार करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ मारूख हमेशा दो टोक फैसला करने की आदी है। मैंने उसी रोज उसकी निगाहों का मफहूम भांप लिया था जिस रोज तुम मेरे साथ उसकी कोठी पर गए थे। वो तुम्हें ऐसे ही ललचाई हुई नजरों से देख रही थी जैसे किसी मासूम बच्चे को उसकी मन भाई गिजा नजर आ गई हो। तुम उसे मासूम कह रहे हो? मैंने हैरत से नदीम को घूरा। ना सही, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी कार आमद औरत है। सियासी और ऊंचे हलकों में उसकी हैसियत ऐसी ही है जैसे ताश के पत्तों में तुर्प कार्ड की होती है। मेरा मशवरा है कि उससे मिलते रहना, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। कभी कभी कोई खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। कभी मेरे दिमाग में कोई खलल वाक़या हुआ तो तुम्हारी बात पर गौर करने का वक़्त निकालने की कोशिश करूंगा, मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया और फिर उठकर अम्मी के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद नदीम भी वहां आ गया। मेरे जहन के अंदर एक लावा सा पक रहा था। फिर ठीक 2 बजे मैं अपने बिस्तर से उठा, स्याह रंग का लिबास जेबे तन किया, खिड़की खोलकर अकबी लान की जानब से हदबंदी की दीवार फलांग कर बाहर आ गया और पैदल ही पांडे की रिहायशगाह की जानब चल पड़ा, जो बेमुश्किल 3 मील के फासले पर वाक़या थी। मुझे ये फासला तय करने में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हुआ था, जिसकी वजह यह थी कि मैंने दरमियान में हर मुमकिना खतरे से बचने का खास ख्याल रखा था और अपने गिर्द ऐतुल कुर्सी का हसार भी खींच लिया था। पांडे की कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग और डाइनिंग टेबल के अलावा एक मास्टर रूम आने जाने वाले मेहमानों के लिए मखसूस था। रिहायशी कमरे ऊपर थे जहां पांडे अपनी मुख्तसर फैमिली के साथ रहता था और मेरी दातुई मालूमात के मुताबिक उसके सिर्फ 2 बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 18 साल और दूसरे की 12 साल। वो दोनों एक कमरे में रहते थे, जबकि तीसरा बड़ा कमरा पांडे और उसकी बीवी के तसर्रुफ में था। कमरों के करीब ही टीवी लाउंज था। ये तमाम मालूमात मुझे उस कलरफुल नक्शे के जरिए हासिल हुई जो पांडे ने अपने ऑफिस में अपनी मेज पर शीशे के नीचे लगा रखा था, ताकि अपने क्लाइंट्स को 1 यूनिट बंगले की तर्ज तामीर के बारे में जरूरी मालूमात में आसानी फराहम कर सके। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक पांडे के मेन गेट पर एक चौकीदार मौजूद था, चुनाचा मुझे उसमें दाखिल होने के लिए भी अकबी दीवार ही फलांगनी पड़ी, लेकिन इससे बेशतर मैंने स्याही रंग का एक मास्क अपने चेहरे पर चढ़ा लिया था, जिसके बाद मेरी शिनाख्त नामुमकिन हो गई। दीवार फलांगने के बाद मैं कुछ देर तक करीबी झाड़ियों के हक में दुबका बैठा रहा और मेरा ऑटोमेटिक बड़ी मजबूती से मेरे सीधे हाथ में दबा हुआ था। मैंने एहतियातन उस पर साइलेंसर भी लगा लिया कि उसके इस्तेमाल से कोई शोर गुल ना हो सके। उसका अंदाजा लगाने के बाद
कुर्बो जवार में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है। मैं आहिस्ता से खड़ा हुआ और तकरीबन पंजे के बल दौड़ता हुआ इमारत तक पहुंच गया। इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए पुश्त पर कोई रास्ता मौजूद नहीं था। गालबन पाइपलाइन को भी इस तरह खांचा बनाकर फिट करने के बाद ऊपर से नीचे तक कवर दिया गया था कि वो बाहर से नजर नहीं आते थे। मैं मजबूरन दीवार के साथ चिपका आहिस्ता आहिस्ता मोहतात कदम उठाता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां कोई शख्स रोशन और इमारत को मिलाने वाले खूबसूरत जीने पर गोल निकर से टेक लगाए बैठा था। वो शायद बंगले का चौकीदार ही था, जो कुछ देर कमर सीधी करने की खातिर वहां बैठ गया था। इसके साथ ही उसकी खुद मारी पीड़ भी टिकी हुई थी। एक लम्हे को मुझे एहसास हुआ कि महज एक चौकीदार इस वसीउ अरीज बंगले के लिए नाकाफी था, मगर मैंने इस वक्त उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बंगले के सदर इमारत में दाखिल होने की खातिर मेरे लिए जरूरी था कि पहले इस चौकीदार नुमा शख्स से दो हाथ कर लूं। चुनाचा मैं कोई आवाज पैदा किए बगैर बरामदे के मुख से दीवार से लगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब बढ़ता रहा। मुझे उसके करीब पहुंचने में 20 मिनट सिर्फ हुए। वो जाग रहा था और कभी कभी नजरें घुमाकर दाएं बाएं देखने लगता, लेकिन शायद उसे इस बात की तवक्का नहीं थी कि कोई दुश्मन अकब से भी उस पर अचानक हमला आवर हो सकता है। और उसके करीब पहुंचकर मैंने पहले बड़ी आहिस्तगी से उसकी रेप पीटर पर कब्जा किया और फिर इससे पहले कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास होता, मेरा उल्टा हाथ बड़ी मुश्ताकी और बर्क रफ्तारी के साथ उसके गले में फांसी के फंदे की तरह लिपट गया। उसने खुद को मेरी गिरफ्त से आजाद करने की भरपूर कोशिश की। वो शायद मुंह से आवाज निकालकर सर्वेंट्स क्वार्टर में भी महू ख्वाब दूसरे मुलाजमीन को खतरे का एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन मैंने खतरे को भांप कर पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन को झटका दिया और उसकी आवाज एक मामूली सी खरखराहट के बाद उसके हल्क में ही दफन हो गई। पुलिस की तरबियत इस वक्त मेरे काम आ रही थी। मेरे एक ही झटके ने उसे बेहोश कर दिया। मुझे यकीन था कि अब वो कम से कम 2 घंटे तक दोबारा होश में नहीं आएगा। चुनाचा मैंने सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर जेब से एक मोटा और सख्त सा तार निकाला। फिर उस डोर लॉक को खोलने में मुझे कुछ ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई, जिसके बाद मैं इमारत में दाखिल हो गया। निचले हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। इसका इत्मीनान कर लेने के बाद मैं जीने तय करता हुआ तेजी से पहली मंजिल पर पहुंच गया, जहां सिर्फ एक कमरे से हल्की हल्की लाइट बाहर आ रही थी। बाकी कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। मैं पंजों के बल चलता हुआ रोशन कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसका दरवाजा भी अंदर से लॉक था, लेकिन खिड़की के पर्दों के दरमियान इतनी झरी मौजूद थी जिससे रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी। मैंने खिड़की से चेक कर अंदर की जानब देखा और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वही मेरा मतलूबा कमरा था, जिसमें इस वक्त जयशंकर पांडे अपनी खूबसूरत धर्म पत्नी के साथ 2 जान एक गालब हो रहा था। साइड टेबल पर गिलास और शराब की बोतल भी मौजूद थी। मुझे याद आया कि वो वीक एंड की रात थी जिसे अक्सर लोग सुहाग रात की तरह मनाने के आदी होते हैं। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ पलटा और मुझे एक बार फिर ओवरलॉक खोलने की खातिर उसी मुड़े तुड़े तार का सहारा लेना पड़ा, जिसमें मैं तरबियत के दौरान ही खासा मुशाक हो गया था। बेमुश्किल आधे मिनट की कोशिश के बाद अंदर से पुश बटन के खुलने की चिट की आवाज उभरी और दूसरे लम्हे में तेजी से अंदर दाखिल हो गया। चिट की आवाज सुन लेने के बाद पांडे को किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिफा की खातिर कोई मुअस्सर तब्दील इख्तियार करता, मैं उसके सर पर रिवाल्वर ताने मौत की तरह सवार था। उसकी खूबसूरत बीवी ने तेजी से खुद को रजाई के अंदर समेट लिया, लेकिन फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मुझे अफसोस है पांडे जी महाराज कि मैंने आपके रंग में भंग डाल दिया। मैंने बदली हुई आवाज में बड़ी सफाकी से कहा, परंतु आपको बहरहाल मेरी वार्निंग का ख्याल रखना होगा। आपने अगर छल घपट कम लेने से काम लेने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आप दोनों के खून से हाथ रंगने का पाप करना पड़ेगा। आपकी मुक्ति इसी में है कि मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब देते रहें। तुम जितनी चाहे दौलत मांग लो, लेकिन मुझे जान से मत मारो। पांडे एक ही धमकी में लड़ने लगा। यह भी मुमकिन था कि वो महज जान बचाने की खातिर अदाकारी कर रहा हो।
तुम्हारा क्या ख्याल गलत है पांडे जी, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। मैंने इस समय किसी धन दौलत के कारण तुम्हारे कमरे में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं लिया। मुझे केवल अपने सवालात के जवाब चाहिए। क्या चाहते हो? नहीं सुंदरी, मैंने कहर आलू नजरों से मिसेस पांडे को देखा, जिसका सीधा हाथ आहिस्ता आहिस्ता तकिए की तरफ सिरक रहा था। तुम अपने दोनों हाथ अपने सुंदर शरीर के ऊपर ही कर लो, वरना हो सकता है मुझे पहले तुम्हें अपने और पांडे जी के दरमियान से हटाना पड़े। मिसेस पांडे, जो बिलाशुबा एक खूबसूरत और हसीन जिस्म की मालिक थी, घबरा कर अपने दोनों हाथ सामने कर लिए। मौत का तस्वर उसकी आंखों में उभर कर इस तरह साकत हो गया था कि अब वो पलकें झपकाते हुए भी खौफ महसूस कर रही थी। उसे खौफ ज़दा करने के बाद मैं पांडे की तरफ मुतवज्जा हुआ। पांडे जी, क्या तुम सेवक को यह बताना पसंद करोगे कि तुमने किसके इशारे पर शहबाज खान की कोठी को आग लगाने की हमाकत की थी? मैंने पांडे चौंका, लेकिन अपनी आंखों में उभरने वाली हैरत को ना छुपा सका और जल्दी से बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वरना मैं सच मालूम करने के कारण यहाँ आया हूँ पांडे जी। मैंने उसका जुमला काटते हुए तेजी से कहा, अगर आपने शराफत से जुबान ना खोली तो मुझे मजबूरन आपकी जुबान खुलवाने की खातिर आपकी सुंदर धर्म पत्नी के शरीर के टुकड़े काटने पड़ेंगे, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने जो कुछ किया वो मोहिनी की महान शक्ति के कहने पर किया। पांडे ने फौरन ही हथियार डाल दिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद वो मुझे जिंदा ना छोड़ती। मेरी बात का विश्वास करो, उसने यही कहा था कि अगर मैंने उसकी आज्ञा का पालन ना किया तो वो मुझे कुत्ते की मौत मारेगी। कुत्ते की मौत तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे लहजे में बुला की सफाकी आ गई और मैंने उसे कहर आलूद आवाज में मुखातब किया, अब उस शख्स का नाम भी उगल दो जिसने तुम्हारे इशारे पर बास की कोठी का सत्यानाश किया। मैं उसका नाम नहीं जानता, मैंने उसे देखा भी। पांडे जल्दी से बोला, मैंने केवल उसकी आवाज फोन पर सुनी थी। उसने मोहिनी का हवाला देकर मुझसे बात की थी। चलो माने लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान सौदा कितने में पटा था? मेरी बात का विश्वास करो, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अभी तक उसने ना मुझसे किसी रकम का मुतालबा किया है, ना दूसरी बात की है। वैसे उसने ये जरूर कहा था कि वो किसी न किसी तरह अपने काम की उजरत मुझसे जरूर वसूल कर लेगा। मैंने स्याह चश्मे के पीछे से पांडे का जायजा लिया। वो शायद गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। फिर भी मैंने उसे खरीदने की खातिर तेजी से सवाल किया, क्या तुम्हें मालूम है कि दानिश नामी शख्स को कहाँ रखा गया है? दानिश, पांडे ने उसका नाम दोहराते हुए संजीदगी से कहा, ये नाम मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मोहिनी ने तुमसे क्या कहा था? मैंने दूसरा जाविया आजमाने की कोशिश की। उसने केवल इतना कहा था कि मैं उसके हवाले से मिलने वाली फोन कॉल पर बिला चूं चरा किए अमल करता रहूं, वरना वो मुझे अपनी शक्ति से शिट कर देगी। पांडे ने इस बार मुर्दा सी आवाज में कहा, शायद उससे समय भी उसकी आत्मा कहीं आस पास मौजूद हो। वो शायद अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, मैंने बड़े वसूख से कहा। जहां मेरे जैसा राक्षस मौजूद हो वहां पलीद और गंदी शक्तियां दूर दूर तक फटकने की जुर्रत नहीं कर सकती। लेकिन इस बात का विश्वास किस तरह कर लूं कि तुमने मुझे जो कुछ बताया है वो झूठ नहीं? तुम इसकी तस्दीक शहबाज से भी कर सकते हो, पांडे ने तेजी से जवाब दिया। मैंने उसे बहुत सारी बातें ऐसी भी बता रखी हैं जिसका इल्म हमारे सिवा किसी और को नहीं। मैं सोच में पड़ गया। पांडे ने यकीनन कोमल वर्मा की बात मेरे अलावा किसी और से नहीं की। उसका आखिरी जुमला इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि वो मुझसे द्रोह गोई से काम नहीं ले रहा। तुम्हें मेरी एक बात का ध्यान रखना होगा, मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा। मैं तुमसे फिर किसी वक्त फोन पर बात करूंगा। अगर तुम्हें उस अनजान आदमी का फोन दोबारा मसूल हुआ तो तुम उससे दानिश के बारे में जरूर मालूम करोगे। तुमने बास किसको कहा था? क्या तुम शहबाज खान के आदमी हो? इन चक्करों में समय बर्बाद ना करो, केवल एक नाम याद रखना, राक्षस। मैंने हकारत से जवाब दिया। मैं अब दोनों को जीवित छोड़कर वापस जा रहा हूँ। मोहिनी की पलीत आत्मा का फोन मिले तो उससे भी मेरी बात ना करना, और हाँ, मेरे जाने के बाद 1 घंटे तक तुम अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, वरना हो सकता है मेरे दूसरे मित्र जो तुम्हारी कोठी के आसपास मौजूद हैं तुम्हें भून कर रख दें। फिर मैंने एक नजर मिसेस वर्मा की तरफ देखा, जो बदस्तूर सुकड़ी सिमटी और सहमी अपने जिस्म की रजाई के अंदर लिपटे पड़ी थी, और फिर मैंने आखिरी बार पांडे को देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि वो दोनों मेरे जाने के बाद भी मेरी दी हुई धमकी के खिलाफ
कोई इकदाम करने की जिसारत नहीं करेंगे। और मैंने पांडे की ख्वाबगाह से अपनी ख्वाबगाह तक वापसी का सफर भी पूरे एहतियात से तय किया। सुबह नाश्ते से वगैरह से फारिग होकर मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि नदीम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त मैं कद आदम आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। अब तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? नदीम ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। पहले से बहुत बेहतर है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। रात सोने से पहले मैंने सर दर्द की गोलियां खा ली थी, इसलिए अब खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम शायद जल्दी सो गए थे, नदीम ने कहा और उसका लहजा नॉर्मल ही था। मैं रात 10 बजे तुम्हारी तरफ आया था, लेकिन लाइट ऑफ थी, इसलिए वापस चला गया। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? फिलहाल लेट कर लंबी तान कर दोबारा सो जाऊंगा, नदीम मुस्कुराया। मेरे और तुम्हारे अंदर सिर्फ रात और दिन का फर्क है। क्या मतलब? मतलब बहुत वाज़ेह है। तुम दिन भर का कारोबार करने के बाद रात को सोते हो और मैं दिन भर का आराम करने के बाद रात को कारोबार शुरू करता हूँ। मेरा अब भी तुम्हारे लिए यही पुरखलूस मशवरा है कि ये नाइट क्लब और कसीनो वगैरह के चक्कर से बात आ जाओ। मैंने नदीम को समझाने की कोशिश की। अब तुम तनहा नहीं हो, नसीम का बोझ भी है तुम्हारे कंधों पर। तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं, कोई भी दूसरा शरीफाना काम शुरू कर सकते हो। अगर मैंने कोई शरीफाना बिजनेस शुरू कर दिया होता तो शायद इस वक्त तुमसे गुफ्तगू करने की बजाय तुम्हारी तजजीन और तकफीन के कामों में उलझा होता। इस बार नदीम का लहजा बेहद मैनीखेज था और मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैं समझा नहीं, मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा सकता हूँ कि जो हमाकत तुमने कल रात की उसे दोबारा ना करना, नदीम ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। तुम्हारी इतला के लिए एक बात और अर्ज कर दूं कि जयशंकर पांडे की कोठी पर एक नहीं बल्कि 2 गार्ड रात भर पहरा देते हैं। जिस वक्त तुम दीवार फांदने के बाद मालती की झाड़ी की ओट में छुपे थे, उस वक्त अकबी हिस्से पर पहरा देने वाले गार्ड जो एक महफूज मकाम पर बैठा था, तुम्हें देख लिया था। वो तुम्हें निशाना बनाने वाला था, लेकिन तुम खुशकिस्मत थे जो बच गए। अगर मेरे आदमी ने बर वक्त उस गार्ड को काबू करके दूसरी दुनिया के सफर पर पार्सल ना किया होता तो तुम इस वक्त यहाँ इतने इत्मीनान से खड़े टाई ना बांध रहे होते। ओह, गोया तुम्हें हालात का इल्म हो चुका है। दुआ दो मेरे जानसार साथियों को जो मुझसे दूर रहने के बाद भी मेरी शारक से भी ज्यादा करीब रहते हैं। नदीम ने संजीदगी बरकरार रखते हुए पूछा। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि तुमने मुझसे मशवरा किए बगैर रात वाली हमाकत किस लिए की थी? मैं देखना चाहता था कि मेरे मकान को नजर आतश करने में पांडे का हाथ किस हद तक शामिल है। मैंने नदीम को मुकम्मल तफसील से आगाह करते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उसने मुझसे गलत बयानी से काम नहीं लिया होगा। तुम शायद अब भी किसी खुश फहमी का शिकार हो, नदीम ने सपाट लहजे में कहा। पांडे मोहिनी की पुर इसरार गंदी ताकतों के मुकाबले में तुम्हें तरजीह देगा, ये बात मेरे हलक के नीचे नहीं उतर सकती। बहरहाल मेरा मशवरा है कि आइंदा तुम पांडे से मोहतात ही रहना। झूठ और सच क्या है, अब मेरे आदमी पांडे से गुलवा लेंगे। मैंने गुज़श्ता रात ही जरूरी हदायत कर दी थी। बराए मेहरबानी तुम दरमियान में सालस बनने की कोशिश ना करना। मैं अभी जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था कि फोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रसूल उठा लिया। बास, मेरी फिक्र ना करना, दूसरी जानब से दानिश ने मेरी आवाज पहचानते हुए बड़ी मदम आवाज में कहा। आपको अब मोहतात रहने की ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि कक कक कक। इसके साथ ही दानिश की आवाज घुटती चली गई। शायद किसी ने अचानक पुष्ट से वार करके दानिश की बात पूरी नहीं होने दी। हेलो हेलो हेलो, मैंने उसे मुतअद्दिद आवाजें दी, लेकिन दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं मिला और फिर हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ही राब्ता मुंतके कर दिया गया। किसकी कॉल थी? नदीम ने मेरे चेहरे के बदलते तासरात को महसूस करके पूछा। दानिश की, मैंने हौन चबाते हुए जवाब दिया। और फिर तुमने रसूल रख क्यों दिया? दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया। क्या मतलब? दानिश कोई अहम बात कहना चाहता था, लेकिन वह बात मुकम्मल ना कर सका। मैंने दानिश का नामुकम्मल जुमला दोहराते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि दानिश ने कोई अहम सुराग पा लिया है जिससे वो मुझे बाखबर करना चाहता था, मगर मेरे दुश्मनों ने बर वक्त उस पर हमला करके उसकी जुबान बंद कर दी। नदीम ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक बड़ी संजीदगी से किसी ख्याल में मुनहिक रहा और फिर मेरी जन्म देखते हुए बोला। मेरा ख्याल है कि दानिश तुम्हें उन लोगों की शख्सियत से बाखबर करना चाहता था जिन्हें मोहिनी के कहने पर तुम्हारे पीछे लगाया गया है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। जिस तरह दानिश ने तुम्हारे दुश्मनों के किसी आदमी का तवाक़ुब किया था, मुमकिन है बिल्कुल उसी तरह दुश्मन का कोई साथी भी
दानिश के पीछे लग गया हो और उसी ने दानिश को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। हो सकता है मैंने होंठ चबाते हुए अपने खदशे का इजहार किया। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ तो फिर दानिश की जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जरूरी नहीं, नदीम ने कहा, यह भी मुमकिन है कि वो दानिश के जरिए तुम्हारे साथ कोई सौदेबाजी करें। मैं अभी कोई जवाब देना ही चाहता था कि फोन की घंटी बजी और नदीम ने जल्दी से आगे बढ़कर रसूल उठाने की बजाय स्पीकर फोन का बटन ऑन कर दिया। हेलो, नदीम बोल रहा हूँ, उसने माइक से करीब होकर संजीदगी से कहा। मुझे तुमसे नहीं, मिस्टर शहबाज से बात करनी है। वो दूसरी जानब से खुरदरे लहजे में कहा गया। जो भी था आवाज बनाकर बोलने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे नाम से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। फोन शहबाज को दो। दूसरी तरफ से तहकमाना अंदाज में जवाब मिला। मेरा ख्याल है कि तुम्हें फोन करने का सलीका नहीं आता। नदीम ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। कम अज कम तुम्हारी गुफ्तगू से मैंने यही अंदाजा लगाया है कि तुम्हारा तल्लुक उन लोगों में से नहीं जिन्हें शरीफ और तमीजदार कहा जा सके। तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है, हकारत से कहा गया। मुझे मिस्टर शहबाज से कुछ अहम बात करनी है। रसूल उसके हवाले कर दो। क्या फोन पर किसी किस्म की गुंडागर्दी करने का इरादा है? मेरा एक मशवरा मानोगे मिस्टर नदीम? कहो, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे हक में बेहतर है कि हमारे और शहबाज के दरमियान आने की कोशिश ना करो, वरना खसारे में रहोगे। अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि बिजनेस में नफा और नुकसान दोनों के इम्कानात होते हैं। इसलिए मुझे खसारा होने की सूरत में भी कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं खसारा पूरे करने के तरीकों से भी बखूबी वाकिफ हूँ। क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम शहबाज से किस सिलसिले में बात करना चाहते हो? इसका इल्म तुम्हें बाद में भी हो सकता है। गुड, नदीम ने संजीदगी से कहा। अब तुमने एक कायदे की बात की है, इसलिए मैं रसूल शहबाज के हवाले कर रहा हूँ। हेलो, मैंने नदीम के इशारे पर माइक के करीब होते हुए कहा। मैं शहबाज बोल रहा हूँ। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम इस वक्त शायद दानिश के सिलसिले में परेशान हो रहे होगे। क्यों? क्या तुम दानिश को जानते हो? मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि उसने हमारा ताक़ुब करके अपनी मौत ही को दावत दी। आई सी, मैं चौंका। गोया इस वक्त दानिश तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारी जगह कोई बच्चा होता तो वो भी यही नतीजा अखज़ करता। क्या चाहते हो? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मुल्क से अपना मुंह काला कर लो। दूसरी सूरत में शायद तुम्हें सारी उम्र पछताने के अलावा और कोई काम बाकी ना रहेगा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो शायद तुम ही लोगों ने मेरे मकान को आग भी लगाई है। हाँ, हम इनकार नहीं करेंगे। दूसरी जानब से शफाक अंदाज इख्तियार किया गया। पांडे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही जो मुफलसी का दौलत से होता है। और अगर मैं तुम्हें पांडे के मुकाबले में ज्यादा रकम दूं तो सॉरी, ये हमारे असूल के खिलाफ है। हम एक बार जिस पार्टी से कांटेक्ट कर लेते हैं उसके साथ दगा नहीं करते। इस बार तज़हीक अमेज लहजे में जवाब मिला। हाँ, तुम अगर चाहो तो हम दानिश के सिलसिले में तुम्हारे साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। कितनी रकम दरकार है? 10 लाख। इसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैंने नदीम को देखा जो बड़ी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने इशारे से मुझे गुफ्तगू जारी रखने की हिदायत की। वापसी का तरीकाकार क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया। तुम कल शाम तक हमारा मतलूबा रकम पांडे को कैश की शक्ल में पहुंचा दो। दानिश तुम्हें वापस मिल जाएगा। कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? मैंने कहा। ऐसी सूरत में जबकि वो तुम्हें शिनाख्त कर चुका है। इसकी फिक्र मत करो, ये सब सोचना हमारा काम है। और अगर मैं तुम्हारी मतलूबा रकम, शहबाज खान दूसरी जानब से करख्त लहजे में जवाब दिया। हम अगर मगर सुनने के आदी नहीं। तुम्हें सौदा मंजूर है तो डन करो। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम दानिश जैसे जानसार को इससे बदतर हालत में देखना पसंद नहीं करोगे जिसमें टोनी मुब्तला है। मास्टर टोनी की मिसाल देकर उसने मुझे दानिश के अंजाम से बाखबर करने की कोशिश की। मैं एक लम्हे को लर्ज गया और मेरे दुश्मनों और तागूती कुव्वतों ने मिलकर मास्टर टोनी को लबे गोर तक पहुंचा दिया था। उसकी जिंदगी अपाहिजों से बदतर कर दी। अगर दानिश ने वाकई मेरे दुश्मन का सुराग पा लिया था तो फिर उनसे हर बात की तवक्का की जा सकती थी। मेरे वालिद का अंजाम मेरे सामने था। उसके बाद अगर कालका ने बर वक्त मेरी माँ को डॉक्टर खान के यहाँ जाने पर मजबूर ना किया होता तो शायद वो भी मकान के साथ जलकर खाक हो जाती। और पांडे ने मुझसे इस बात का इकरार किया था कि उसने मोहिनी की कुव्वत से खौफजदा होकर किसी नादीदा शख्स के फोन पर बात की थी और वो उसके वाकिफ नहीं था। उसने मुझे यह भी बावर कराने की कोशिश की कि कोमल वर्मा एक बदरूह की सूरत में अभी तक
उसकी फिल्म में काम कर रही है। मेरा जहन उलझने लगा। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। हमारे पास वक्त कम है माय डियर मिस्टर शहबाज, माइक पर दूसरे जन्म से बोलने वाले की सर्द आवाज उभरी। अगर तुम मुझे बातों में उलझा कर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं किस नंबर से बात कर रहा हूं, तो इसमें तुम्हारी कामयाबी मुमकिन नहीं। इसलिए कि मैं एक पब्लिक बूथ से फोन कर रहा हूं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारी बात मान लो, वरना दानिश तुम्हें किस हालत में मिलेगा तुम शायद इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मुझे यह सौदा मंजूर है, मैंने नदीम के इशारे पर कहा, लेकिन मैं पांडे को दरमियान में नहीं लाना चाहता। वक्त जाया मत करो, मैं सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सुनना चाहता हूँ। तुम शायद मेरी पोजीशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने उसे गुफ्तगू में उलझाने की खातिर कहा, अगर मैंने पांडे वाली शर्त मान ली तो मेरी साख जहन्नम में गई, तुम्हारी साख हकारत से कहा गया। हमारी ऑफर पर गौर कर लो, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। और हाँ मिस्टर नदीम, या किसी और को दरमियान में लाने की हमाकत ना करना, वरना तुम्हारा अंजाम खतरनाक ही होगा। इसके साथ ही गुफ्तगू का सिला मुंतके कर दिया गया और मैंने नदीम की सिमत देखा जो किसी गहरी सोच में गर्क था। मैं इस वक्त सवाए अंदर ही अंदर खोलने के और कर भी क्या सकता था। दानिश ने मेरी खातर जो कदम उठा लिया था, मुझे उसके बारे में मतलब कोई इल्म नहीं था, लेकिन वह बहरहाल मेरी ही टीम का एक फर्द था। मास्टर टोनी अभी तक अस्पताल में था और अब दानिश की जिंदगी खतरे में थी। फोन करने वाले ने मुझे धमकी दी थी, वो उसे अमली जामा भी पहना सकता था, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि सोहनी की गंदी कुव्वत पांडे का साथ दे रही थी। मेरे लिए 10 लाख की कोई अहमियत नहीं थी। मशीन का कोई अहम पुर्जा अगर नाकारा हो जाए तो पूरी मशीन ठप होकर रह जाती है। दानिश भी मेरी मशीनरी का एक अहम पुर्जा था। उसने पांडे के प्रोजेक्ट को मेरे सिर्फ एक इशारे पर बड़ी बेजिगरी से बम मारकर तबाह बर्बाद कर दिया था। रहमानी कुव्वतों और ऐतल कुर्सी की बरकतों ने उसे दुश्मनों की नजरों से बचा लिया था, लेकिन मेरे घर को लगने वाली आग के शोले उसे एक बार फिर रोशनी में ले आए थे। शायद दानिश ने उन अफराद को देख लिया जिन्होंने मेरे मकान को आग लगाई थी। शहबाज, नदीम की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई तो मेरे ख्यालात का शिरादा मुंतशिर हो गया। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की मोहलत है और उन 2 घंटों के अंदर अंदर हमें दानिश की मौत या जिंदगी के बारे में कोई अहम फैसला करना है। हाँ, मैंने होंठ चबाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या इरादा है तुम्हारा? नदीम ने मैनी खेत अंदाज में सवाल किया। क्या दानिश की खातर तुम मिस्टर पांडे को 10 लाख की रकम पहुंचाने पर आमादगी का इजहार कर दोगे? नहीं, मैंने पूरी संजीदगी से कहा, मैं दानिश के साथ साथ खुद को भी हालात की सलीब पर चढ़ा दूंगा, लेकिन नापाक कुव्वतों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। गुड, नदीम की आंखों में एक मखसूस किस्म की चमक पैदा हुई। जिंदगी में शायद तुमने पहली बार एक काम की बात की। क्या मतलब? मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरा। मतलब मैं तुम्हें वापस आकर समझाऊंगा, वो तेजी से उठते हुए बोला, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं या मेरी कोई फोन कॉल तुम्हें ना मिले तो तुम घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश नहीं करोगे। तुम कहां जा रहे हो? शिकार खेलने, और वो भी शेर की खचार में घुसकर। तुम आंटी का ख्याल रखना, नदीम ने कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ कमरे से निकल गया। मेरे जहन में एक बार फिर परेशान कुन ख्यालात का हजूम ठाठे मारने लगा। मैं कशमकश के आलम में उठकर कमरे में टहलने लगा। नदीम की आंखों में उभरने वाली चमक इस बात की गुमाजी कर रही थी कि वो किसी अहम नतीजे पर पहुंच चुका है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो इतनी इजलत में कहां जा रहा था। उसके आखिरी जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे कि अचानक कालका की मानूस आवाज मेरे कानों से टकराई। शहबाज, बहुत बेअक्ल दिखाई दे रहे हो। कालका, मेरे जहन में उम्मीद की किरण तेजी से कूदी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करो? उसने मेरा जुमला काटते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, परंतु मुझे तुमसे एक शिकायत भी है। वो क्या? तुम्हारे मन में अब कालका के लिए वो तड़प नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। नहीं, मैंने वजाहत की, तुम्हारा ख्याल गलत है। मेरी माँ की जिंदगी बचाकर तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, मैं कभी। संजीदा मत हो शहबाज, कालका ने कहा, मैं तुमसे छेड़खानी कर रही हूँ, तुम केवल हंसते बोलते अच्छे लगते हो। हंसना बोलना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता। कभी कभी हालात और वाकयात इंसान को आंसू बहाने पर भी मजबूर कर देते हैं। इतनी जल्दी निराश मत हुआ करो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन मेरे साथ जो आंख मछोली खेली जा रही है, उसने मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दिया है। क्यों? क्या तुम्हें अपनी कालका पर विश्वास नहीं रहा? उसके लहजे में शिकायत थी।
एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं। पहले तुम खुद से मेरा ख्याल रखती थी, तुम्हारे एहसानात बेशुमार हैं, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कालका संजीदा हो गई। शंकर जैसे दुष्ट के साथ तुम्हारे कारण युद्ध करने के बाद देवी देवताओं ने तुम्हारी कालका रानी पर कुछ पहरे बिठा दिए हैं, परंतु मैं अब भी तुम्हारी दासी हूँ। तुम जब भी सच्चे मन से आवाज दोगे, मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी। मोहिनी की शक्ति मुझे अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर रही है। फिर तुमने क्या सोचा है? मैं मौत गवारा कर लूंगा, लेकिन उसके सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा, मैंने फैसला कौन लहजे में जवाब दिया। शायद तुमने दानिश को पेश आने वाले हादसात का असर अपने मन पर बहुत गहरा लिया है। क्यों? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? तुम नहीं जानते शहबाज, लेकिन मैं जानती हूँ कि मोहिनी की शक्ति तुमसे क्या चाहती है, क्या चाहती है। मैं अभी तुमको कुछ नहीं बता सकती, कालका ने जवाब दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी रही सही शक्ति भी जाती रहेगी। कालका, मैंने बड़ी हसरत से कहा, क्या तुम दानिश के सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? क्या चाहते हो तुम? दानिश की जिंदगी। कालका तुम्हें वचन देती है कि मोहिनी जैसी हजारों शक्तियां मिलकर भी दानिश को कोई कष्ट नहीं दे सकती, कालका ने कहा। परंतु एक बात याद रखना कि अभी तुम्हारी कालका रानी खुलकर सामने नहीं आ सकती। कालका, मैंने लगावट का इजहार किया। क्या मैं तुम्हें फिर उसी रूप में देख सकता हूँ जिस हसीन रूप में तुम मुझे पहली बार नजर आई थी? काश मैं तुम्हारे मन में झांक कर देख सकती कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। क्यों कि तुम्हें एतबार नहीं है मेरी बात का? बात विश्वास की नहीं, बल्कि उस छाया की है जिसने कालका को भी तुम्हारे मन की गहराइयों में झांकने से रोक रखा है। कालका ने बड़े संजीदगी से पूछा, शहबाज, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से अभी तक मोहिनी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी? तुमने यही सवाल मुझसे पहले भी कई बार किया है, मैंने अनजान भरकर जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन सी कुव्वत है जो अभी तक मुझे पुरअसरार कुव्वतों के मुकाबले में पनाह दे रही है। शायद खुदा को अभी मेरी मौत मंजूर नहीं, वरना तुम जानती हो कि शंकर और उसके गुरु पंडित बंसीदार ने मुझे अपने पैरों तले कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हाँ, मुझे याद है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपनी कालका रानी के कारण पंडित बंसीदार को उस समय छेड़ा था जब वो बर्फपोश पहाड़ियों की गुफा में बैठा मुझे हासिल करने के लिए जाप कर रहा था। लेकिन अभी तक मुझे इस बात की खोज है कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने बंसीदार जैसे महान पंडित को उसके मंडल से बाहर निकाला था। वो तुम्हारे बस का रोग नहीं था। काली के नाम पर वो जो जाप कर रहा था, मैं भी उसका तोड़ नहीं कर सकती थी। मुझे विश्वास है कि उस समय भी उस शक्ति ने तुम्हारी सहायता की होगी जिसने कालका और तुम्हारे मन मंदिर के दरमियान गुप्त अंधेरी की एक दीवार खड़ी कर रखी है। तुम उसको मेरे जज्बों की सदाकत का नाम भी दे सकती हो। मैंने कालका को फिर खूबसूरती से फरेब देने की कोशिश की। प्यार सच्चा हो तो उसके बीच जिन बंसीदार जैसे महान पंडितों के जाप मंत्र भी बेकार हो जाते हैं। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो। कालका जवाब में गैर यकीनी की कैफियत की आमेज़ थी। पांडे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए पूछा। क्या उसने मोहिनी और कोमल वर्मा के बारे में मुझसे जो कुछ कहा है वो सच है? हाँ, पांडे की हालत में अभी उस मिनस जैसी है जो यकायक बेंच मंझदार में फंस कर रह जाता है, कालका ने संजीदगी से कहा। मोहिनी की शक्ति ने उसे अपने जाल में जकड़ रखा है। पांडे उसके इशारों पर नाचने पर मजबूर है। जिस दिन उसने ऐसा ना किया वो उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। दानिश को किन लोगों ने शिकार किया? मैं असल मौजू की तरफ आ गया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने तुम्हारे घर को आग लगाई थी। क्या तुम उन हरामजादों की निशानदही कर सकती हो? मैंने अपनी हकारत का इजहार किया। वो धन के पुजारी हैं, कालका ने जवाब दिया। जिंदगी और मौत का खेल रचाना उनकी आदत है। तुम्हें उन्हें मुंह मांगी रकम दो तो वो अपने भाई के खून से भी हाथ रंग सकते हैं। लेकिन मैं अब जा रही हूँ शहबाज, कालका ने तेजी से जवाब दिया। अगर समय हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हारे साथी को नहीं बचा सकूंगी। मैंने दोबारा कालका को आवाज नहीं दी। मैं समझ रहा था कि वो उन लोगों के नाम को जुबान तक लाने से गुरेज कर रही थी, मगर क्यों? क्या वो भी मोहिनी की काली कुव्वतों के आगे बेबस थी? और जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मेरी वहशत में इजाफा होता गया। फोन करने वाले ने दानिश के सिलसिले में हाँ या नहीं के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था। इन 2 घंटों के अंदर अंदर मुझे कोई न कोई आखिरी फैसला करना था। मेरा जहन हालात की बिखरी हुई कड़ियों को मिलाने के सिलसिले में
पूरी तरह कोशा था। मुख्तलिफ सवालात मेरे दिमाग में सजाए बाज गश्त बनकर उभर रहे थे। ये बात अपनी जगह तय हो चुकी थी कि मेरे मकान को मोहिनी के इशारे पर दहशत गर्दों ने आग लगाई थी, जिसकी उजरत पांडे को अदा करनी थी। लेकिन पांडे इन दहशत गर्दों से नावाकिफ था। उसकी दहशत गर्दों से फोन पर बात हुई थी। कम से कम पांडे का यही बयान था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने गलत बयानी नहीं की। दूसरी शक्ल में वो इस बात को कभी तस्लीम ना करता कि कालका का बयान भी यही था कि पांडे को महज खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि वो आग किसने लगाई और तकरीब कारी के सिलसिले में उसे कितनी कीमत अदा करनी थी। लेकिन दानिश को उन दहशत गर्दों या उनके किसी साथी का सुराग किस तरह मिल गया? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर मुझे घेरने की खातिर गंदी कुव्वतों ने मेरे खिलाफ कोई साजिशी जाल बुना था? कालका जानती थी कि वह तकरीबकार कौन थे, लेकिन मेरे आखिरी सवाल के जवाब में वो जल्दी जाने का बहाना बनाकर मुझे टाल गई थी। आखिर क्यों? क्या कालका भी दोस्ती की आड़ में छुपकर मेरी पुश्त पर खंजर घोंपने की नापाक साजिश कर रही थी? अगर वह मेरी माँ को मोहिनी के गंदे हाथों से निजात दिला सकती थी तो फिर मेरे मकान को भी नजरे आतिश होने से बचा सकती थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ वसवसे उभर रहे थे और मैंने टहलते टहलते दस्ती घड़ी पर नजर डाली। दहशत गर्दों की जानब से फोन मसूल हुए 1 घंटा गुजर चुका था। 1 घंटे के बाद उन्हें मेरे हाँ या नहीं के जवाब में दानिश की जिंदगी का फैसला करना था। नदीम ने जाते वक्त मुझसे यह नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। अलबत्ता उसने ये जरूर कहा था कि शेर का शिकार खेलने की खातिर उसकी खिचार की समझ जा रहा हूँ। जाते वक्त नदीम की निगाहों में एक तेज चमक उभरी थी। अंदाजा ऐसा ही था जैसे डोर का मखसूस सिरा उसके हाथ आ गया हो, लेकिन नदीम ने उसकी कोई वजाहत नहीं की। वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। मैं जैसे हालात के शिकंजे में फंस कर रह गया और मेरा दम घुट रहा था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। गुजरते वक्त का एक एक लम्हा मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश को तेज कर रहा था। फिर यकलत मेरे जहन में पांडे का नाम उभरा। मैं तेजी से लपक कर फोन के करीब आया और उसके नंबर डायल करने लगा। दहशत गर्दों ने दानिश की जिंदगी की कीमत 10 लाख मुकर्रर की थी और उनके हुक्म के मूजब मुझे वो रकम पांडे को पहुंचानी थी। हो सकता था मुझसे गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने पांडे से मेरे सिलसिले में बात की हो और 10 लाख के बारे में कुछ हदायत दी हो। हेलो, तीसरी घंटी के बाद खुद पांडे ने कॉल रिसीव की थी। मैं राकेश बोल रहा हूँ, मैंने उसी आवाज में कहा जिसमें गुज़श्ता रात पांडे से बात की थी। राकेश? कौन राकेश? दूसरी जानब से कदरे हचकचाहट से पूछा गया। वही राकेश जिसने कल रात तुम्हारे बेडरूम में दाखिल होकर रंग में भंग डाला था, मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे विश्वास है कि तुमने अब सेवक को पहचान लिया होगा। कहो तो ये भी बताऊं कि उस समय तुम और तुम्हारी सुंदर पत्नी, मेरा ख्याल है कि कल रात हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई थी। दूसरी जानब से बेजारी का इजहार किया गया। ये तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं, मैंने तेरी से खुश्क लहजे में कहा। दहशत गर्दों के बारे में जब तक मुझे खुलकर हालात नहीं मालूम होंगे, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें हालात से आगाह कर चुका हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई मालूमात नहीं। यह भी हो सकता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मोहिनी की शक्ति के खौफ के मारे जुबान ना खोल रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं कल रास्ता भी अपनी जुबान बंद ही रखता। पांडे का जवाब माकूल था। वो चाहता तो उन लोगों के सिलसिले में अपनी जुबान को ताले भी लगा सकता था जिन्होंने मेरे मकान को आग लगाई, और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पांडे जो कुछ कह रहा है वो गलत नहीं। और फिर भी मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि उन लोगों ने दानिश के सिर की क्या कीमत मुकर्रर की? नहीं, पूरे 10 लाख। लेकिन मैं उस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? उनका कहना है कि 10 लाख की रकम तुम्हें पहुंचा दी जाए, उसके बाद दानिश को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। मुझे इस सिलसिले में किसी बात का इल्म नहीं। आप इतने भोले भी ना बनो पांडे जी। महाराज, मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। क्या तुम हालात से वाकिफ हुए बगैर किसी से इतनी बड़ी रकम वसूल कर लोगे? विश्वास करो, मुझे इस सिलसिले में कोई हदायत नहीं मिली, और अगर कोई रकम लेकर तुम्हारे दफ्तर तक पहुंच जाए तो क्या तुम उसे लेने से इनकार कर दोगे? मैंने कहा ना कि अभी तक मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, लेकिन तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्या तुम शहबाज खान के कोई आदमी हो? बात अब मिनश की नहीं, ताकत की आ गई है, मैंने तेजी से जवाब दिया। जिस तरह मोहिनी तुम्हारी सहायता कर रही है, उसी तरह मैं शहबाज खान की मदद कर रहा हूँ। जानते हो क्यों? कभी मोहिनी और मैं
कभी मोहिनी और मेरा बड़ा मजबूत शरीर बंधन था, लेकिन अब वो घमंडी हो गई है और मैं उसके घमंड को तोड़ने का इरादा कर चुका हूँ। अगर मोहिनी का फोन आए तो उसे इतना जरूर बता देना कि वो रकाइश्ते बकार कर अपने रास्ते में कांटे ही बो रही है। एक न एक दिन उसे मेरे चरणों में झुकना पड़ेगा। ये राकेश का फैसला है, अटल फैसला जिसे धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। ये तुम्हारी आपस की बात है, लेकिन तुम्हें मोहिनी ने अपना खिलौना बनाया है, मैंने नहीं। मैंने पांडे का जुमला काटते हुए सर्द लहजे में कहा। मोहिनी की तरह मैं भी तुम्हारे मन के अंदर झांक सकता हूँ, तुम्हारी सोचों को भी पढ़ सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने अभी तक मुझसे झूठ नहीं बोला, इसीलिए तुम्हें क्षमा दे रखी है। परंतु याद रखो, जिस दिन तुमने राकेश का रास्ता काटने की कोशिश की वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। मुक्ति चाहते हो तो मुझसे कभी बिगाड़ करने की कोशिश ना करना, और तुम अगर चाहो तो ये बात अपने मोहिनी रानी या कोमल वर्मा को भी बता सकते हो।